हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम लोग आर.एस. कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉलम और स्ट्रट टॉपिक पर आपका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप कॉलम और स्ट्रट पर सॉल्व करेंगे। मेरा जो वीडियो डिस्कस करने का मेन मोटो ओवरऑल आपका रिवीजन करना है। और रिवीजन किस प्रकार से होता है, जाहिर सी बात है एक एक टॉपिक रिवीजन होता है। तो आज जो आप रिवाइज कर सकते हैं, आज ऐसे कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं जो कॉलम और स्टड से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में पुट ऑफ होता है, चाहे वो ईएस हो, गेट हो आपका, हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जेई का एग्जाम। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस देख लेंगे जो यूपी आर्मिनल का सबसे जो टॉप लेवल की क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, वो भी आपका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले की यदि आप सीरीज नहीं देख पाए हैं, मतलब यदि इसके पहले टॉपिक वाइज आप वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से आप एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे वो मैकेनिक्स हो अथवा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलिए, जो आर.एस. कुर्मी में स्टार्ट होता है क्वेश्चन कॉलम और स्टड का, वो तो क्वेश्चन नंबर 395 है। व्हेन ए कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉलम विल बी। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिस्कस जो डीपली करेंगे वो तो लेक्चर क्लास आपको अटेंड करने पड़ेगा, बट ऐसे थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपका इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हम उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के रूप में बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सपोज कि ये कॉलम है और कॉलम पर यदि हमारा अक्ष पर भार नहीं लगा है, अक्ष से कुछ दूरी पर लगा है, तो सपोज कि इस अक्ष पर हम नीचे से भी एक लोड इतने ही मैग्नीट्यूड का लगा दे रहे हैं ऊपर से, तो जाहिर सी बात है इसके अक्ष पर लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऑलरेडी आप जो लोड लगाए हैं पी वो लगा दीजिए। अब इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट में। एक पार्ट पर जो नीचे से ऊपर की तरफ लोड लगा है और ये वाला एसेंट्रिक, और जो बचा है अक्ष पर उसको लगा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये लोड जो पी लगाए हैं ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा और ये मिला करके सिग्मा बी प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई लोड अक्ष पर न लग करके किसी दूरी पर लगता है, एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस पर लगता है, तो इस कारण से उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा डी बोलते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों प्रोड्यूस होगा। अर्थात यदि हम फाइनल बोलेंगे तो रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो मान होता है वो आपका सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। प्लस माइनस क्यों किए, कैसे ही, क्योंकि जैसे ही ये बेंड होगा इधर का मान इसका कंप्रेस होगा, इधर का आपका टेंशन होगा। यदि एक कंप्रेशन को आप पॉजिटिव माने हैं तो इसको भी पॉजिटिव मानेंगे और इधर वाला नेगेटिव मानेंगे। तो इस वजह से रिजल्टेंट आपका मान होता है सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड, और थोड़ा नीचे वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने बताया कि रिजल्टेंट का मान, इसका आंसर तो आप करेक्ट पहले कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों, ये आंसर करेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका जानिएगा कि सिग्मा रिजल्टेंट का मान अभी हम लोग लिखे सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। अब बताइए सिग्मा आर यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो यह सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस। और यदि हम यहाँ पर सिग्मा आर सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो कभी कभी कहता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस। मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, अरे सॉरी, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। लेकिन यह सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी या सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी कहाँ उत्पन्न होता है, इसका भी देख लेते हैं। जैसे सपोज कि कॉलम है और कॉलम का जब ऊपर से टॉप से देखेंगे तो कुछ ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला। सपोज कि लोड हम इस वाले पोर्शन में लगाएं, देखना ना, इसको यदि यहाँ बना दे तो कुछ इस प्रकार से हैं। यदि लोड यहाँ लगाते हैं तो ये जो अक्ष है, इस अक्ष के जो इस साइड में आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होता है, और इधर जो उत्पन्न होगा वो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी का नेचर जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कंप्रेसिव। तो जाहिर सी बात है कॉलम के जो इस वाले पोर्शन में है वो तो हमेशा कंप्रेसिव उत्पन्न होगा। वो ठीक भी है क्योंकि कॉलम हमारा ब्रिटिल मटेरियल का बना होता है और ब्रिटिल मटेरियल कंप्रेसिव में ज़्यादा मजबूत होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम इधर रहता है कि इधर किसी कारण से टेंशन उत्पन्न ना हो, और किसी कारण से टेंशन कब उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारे पास सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी है, और सिग्मा बी का मान यदि बढ़ गया सिग्मा डी से तो ये वाला जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो कहेंगे इधर आपका टेंशन हो गया, और टेंशन होने का मतलब जाहिर सी बात है कि फेल हो जाना। तो यहाँ पर कंप्रेशन ही रहे, मतलब टेंशन न रहे, जिसको बोला जाता है कि फार नो टेंशन का कंडीशन क्या कहता है,
फॉर नो टेंशन कंडीशन कभी कभी ऑप्शन में पूछता है, तो कहेंगे फॉर नो टेंशन के लिए जो रिजल्टेंट हम लिखे हैं सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, वो सिग्मा डी का मान हमेशा सिग्मा बी से बड़ा रहे तब पर भी ये पॉजिटिव देगा, या सिग्मा डी का मान सिग्मा बी के बराबर रहेगा तो भी इसमें निगेटिव नहीं रहेगा। तो नो टेंशन का जो कंडीशन है सिग्मा डी का मान हमेशा बड़ा हो या बराबर हो सिग्मा बी से, दैट इज द कंडीशन ऑफ नो टेंशन। आगे चल के इसी का रिलेशन निकाल करके कर्ण सेक्शन निकाला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाए रहेंगे तभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व होगा एसेंट्रिक लोडिंग पर। क्वेश्चन नंबर 396 है, if the magnitude of direct stress and bending stress is equal then there will be zero stress at one of the extreme end of the column। कह रहे हैं यदि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का मान बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कह रहा है कि देयर विल बी जीरो स्ट्रेस एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कॉलम। कह रहा है ऐसा भी एक एक्सट्रीम कॉलम होगा, जैसे इधर यदि लोड लगा है और इधर तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी है, यदि दोनों बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा डी हो जाएगा, लेकिन यदि दोनों इधर बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यह आपका रिजल्टेंट का मान 0 हो जाएगा, नो टेंशन कंडीशन यहाँ जनरेट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ए जो होगा एग्री कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 396 का ए एग्री। फॉर 397 है, फॉर नो टेंशन कंडीशन इन द बेस ऑफ द शार्ट कॉलम ऑफ सर्कुलर सेक्शन line of action of load should be within a circle of diameter is equal to, सर्किल ऑफ डायमीटर वही कर्ण सेक्शन की बात कर रहे हैं। एक सर्किल है, हम सेंटर से कितना डायमीटर पर लोड लगाएं जिसकी वजह से इसके पूरी कॉलम में किसी प्रकार का टेंशन न हो, नो टेंशन हो। तो नो टेंशन का कंडीशन क्या जानते हैं, सिग्मा डी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू सिग्मा बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आता है वो डी ई का मान जो आता है, ई का मान हमेशा लेस देन आर इज इक्वल टू D/4 आता है इसका डायामीटर। यदि डायामीटर से एक एसेंट्रिक पूछा जाता है कि भाई सेंटर से कितना डायमीटर कितना ईज तक जाएंगे, कितना लिमिट तक जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा D/8। मतलब यदि पूरा डायमीटर यानी कहेंगे तो D/4, यानी रेडियस कहेगा तो D/8। तो यहाँ आपका डायमीटर है या ई का मान जो एसेंट्रिक है वो ई का मान या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, तो यहाँ पर बराबर हम D/4 करेंगे। देखिए आंसर आपका रहेगा D/4 के टर्म में रहेगा। फॉर ए नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन आप समझ गए होंगे कि सिग्मा डी इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बी इन द बेस ऑफ द शार्ट कॉलम फॉर सर्कुलर सेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड शुड बी विद इन द सर्किल डायमीटर D/4 के कंडीशन में। तो D/4 का मतलब 1/4 ऑफ मेन सर्किल, यानी आंसर 397 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 398 देखिए, द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज बेस्ड अपॉन नो टेंशन कंडीशन। 398 क्या यह सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इज बेस्ड अपॉन नो टेंशन। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या किस बेस पर है, नो टेंशन बेस पर है। चाहे आपका जैसे सपोज कि आप करे रेक्टेंगुलर हैं तो भी कुछ इस प्रकार से इसका बनता है, या सर्कुलर है ना तो सर्कुलर में आपका इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 1/3 रूल को फॉलो करता है, यहाँ पर 1/4 रूल को फॉलो करता है, लेकिन ये बीच में जो ये सेक्शन दिखाया जाता है कर्नल सेक्शन, जाहिर सी बात है वो नो टेंशन एक प्रकार का है। तो ऑप्शन में जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 399 का द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंसाइल कंडीशन फॉर द कॉलम ऑफ सर्कुलर। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट मतलब ये आपका कर्ण सेक्शन है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो जाहिर सी बात है कि ये इधर लिमिट है, एक इधर लिमिट है, इधर लिमिट है, इधर लिमिट है, सेंटर से कितना लिमिट पर है, तो जाहिर सी बात है 0 से D/8 पर, यानी ऑप्शन में जो 399 का हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, D/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400, द लोड एट विच द कॉलम जस्ट बकल। लोड एट विच कॉलम इज जस्ट बकल, यानी कि यदि हमारा इतना लोड बढ़ाया जाए कि कॉलम बकल कर जाए तो उसको हम बकलिंग लोड कहेंगे या क्रिटिकल लोड कहेंगे या क्रिपलिंग लोड कहेंगे या एनी ऑफ द एबव। तो इसको बकलिंग, क्रिटिकल, क्रिपलिंग, एनी वन मतलब सब कुछ कहेंगे, यानी ऑल ऑफ द एबव आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 401 का फॉर ए लॉन्ग कॉलम द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लीजिएगा, रटना नहीं है। फॉर ए लॉन्ग कॉलम, एक लंबा कॉलम के लिए, सपोज कि एक लॉन्ग कॉलम
द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड, एक क्रशिंग लोड, ध्यान देंगे बकलिंग लोड और क्रशिंग लोड। क्रशिंग का मतलब जाहिर सी बात है कि हम इस लॉन्ग कॉलम पर इतना लोड दे कि यह क्रश कर जाए। क्रश का मतलब छोटा कॉलम के लिए क्रशिंग हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर लोड दिए और एक कॉलम कुछ इस प्रकार से हो गया, क्रश कर गया। क्रश करने का मतलब चिपट गया। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे रिवेट को ही मारते हैं, कहेंगे क्रश हो जाता है, उसका एक पोर्शन कंप्रेस कर जाता है, दब जाता है। तो ये क्रश कब करेगा? जब बहुत ज़्यादा इस पे लोड लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा लोड लगाएंगे तब जाके क्रश होगा, लेकिन उसके पहले ये क्या करेगा? बकल कर जाएगा। तो बताइए बकलिंग लोड क्रशिंग लोड से कम है कि ज़्यादा है? तो कहेंगे भाई क्रश करने के लिए, इसको चिपटा करने के लिए, दबाने के लिए बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा लंबा है कि उसके पहले ही आपका बकल कर जाएगा। तो बकलिंग लोड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3401 का जो क्वेश्चन का आंसर आप अपने से आप करेंगे सही, तो कहेंगे ना कि बकलिंग लोड हमेशा क्रशिंग लोड से क्या होगा? लॉन्ग कॉलम के लिए कम होगा। भाई फिर से सुन लीजिए, एक लॉन्ग कॉलम है और लॉन्ग कॉलम पर हम लोग लोड लगाएंगे, तो यदि इसको क्रश करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, तब ये क्रश होगा, लेकिन उसके पहले ही क्या हो जाएगा? बकल कर जाएगा। तो लॉन्ग कॉलम के लिए जो बकलिंग लोड का मान क्या होता है? लेस होता है। सॉरी कहाँ दिया है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 401 हम सॉल्व कर रहे थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 401 का कह रहा है लॉन्ग कॉलम द वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड इज लेस देन क्रशिंग लोड। ये एकदम ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग कॉलम है और लॉन्ग कॉलम के लिए जो हमारा बकलिंग लोड है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू क्रशिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्रशिंग लोड लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, तब ये क्रश करेगा, लेकिन उसके पहले ही हमारा बकल हो जाएगा। तो कभी कभी ये क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा रट जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उनको लगता है यार बकलिंग लोड है तो ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, बकल कर रहा है तो बकलिंग लोड ज़्यादा होना चाहिए। नो, हमारा कम ही लोड पर क्या करेगा? बकल कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कंप्रेशन मेंबर इज ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि एक कंप्रेशन मेंबर टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में आपका बकल करेगा? जैसे हम लोड लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में बकल करेगा? जाहिर सी बात है ऐसे बकल करेगा, या तो इधर करेगा या तो इधर करेगा। करेगा एक्सिस ऑफ द लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लोड, लीस्ट रेडियस ऑफ द जायरेशन और मिनिमम क्रॉस सेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आप समझ लीजिए, आई बराबर होता है ए के स्क्वायर। तो के बराबर क्या होता है? अंडर रूट आई अपान ए। तो के एक रेडियस ऑफ जायरेशन है और के का मान मिनिमम को बोलते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो के मिनिमम कब होगा? जब आई मिनिमम होगा। तो आप कॉलम का दो अक्ष पर आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स के अबाउट निकाल लीजिए, आई वाई वाई के अबाउट। तो जिस अक्ष के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, देख रहे हैं ना, आई एक्स एक्स इज लेस देन आई वाई वाई, तो हमारा उस अक्ष के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन का मान भी कम आएगा। आई एक्स एक्स इज लेस देन के आई वाई वाई। और जिस अक्ष के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन का मान आपको कम आता है, उसी अक्ष के अबाउट कॉलम बकलिंग की टेंडेंसी होगी। कॉलम इज टेंड टू बकल इन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आंसर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे क्या? कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ गए होंगे, जिस अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उस अक्ष के अबाउट कॉलम की बकलिंग टेंडेंसी होती है। यदि आई एक्स एक्स अक्ष के अबाउट होगा तो एक्स अक्ष के अबाउट, यदि आई वाई वाई के अबाउट होगा तो आई वाई वाई के अबाउट। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्स का यदि मान कम होगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मान भी कम होगा, और वहीं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 403, द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस इन ए कॉलम, द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस ए लॉन्ग कॉलम इज, द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस ए लॉन्ग कॉलम इज एज कंपेरिजन टू बेंडिंग स्ट्रेस। अब देखिए जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट है कि एक डायरेक्ट स्ट्रेस लॉन्ग कॉलम के लिए डायरेक्ट स्ट्रेस का मान कह रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस इन लॉन्ग कॉलम एज कंपेरिजन टू बेंडिंग। तो हम कह रहे हैं कि जब हम इस पे लोड लगाएंगे तो ये बकल कर जाएगा और इसमें दोनों स्ट्रेस उत्पन्न होगा, एक बकलिंग और उस समय डायरेक्ट स्ट्रेस।
तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट स्ट्रेस बहुत कम उत्पन्न होगा, उसमें की जो टेंडेंसी है दबने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी, वो बकल करने की टेंडेंसी होगा। यदि कोई लंबा सा पतला सा छड़ ले लीजिए और हाथ से दबाइए तो छड़ कंप्रेस नहीं होगा, वो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसमें जो स्ट्रेस आएगा डायरेक्ट वो बहुत कम आएगा, मतलब एक तरीके से नेग्लिजिबल आएगा। तो ओवरऑल 403 का आंसर क्या कह सकते हैं कि भाई वो नेग्लिजिबल आएगा, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस का मान ज़्यादा आएगा, बाकी डायरेक्ट स्ट्रेस का मान बिल्कुल नहीं आएगा या कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 404 है, ए कॉलम दैट फेल ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड। देखिए ये भी बहुत अच्छा है, कॉलम दैट फेल ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। तो शार्ट कॉलम जो होता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण फेल होता है, लॉन्ग कॉलम जो होता है वो बेंडिंग यानी बकलिंग के कारण फेल होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस है, यानी ये डायरेक्ट स्ट्रेस दिया है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर, द एजम्पशन मेड इन द आइलर कॉलम थियोरी इज दैट। द एजम्पशन मेड इन आइलर कॉलम थ्योरी, ऑप्शन ए है द फेल्योर ऑफ द कॉलम अकर ड्यू टू बकलिंग एलॉन्ग, बिल्कुल सही है बोला गया है। द लेंथ ऑफ द कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओवरऑल कह सकते हैं कि जैसे सपोज कि सर्कुलर है तो इसका जो ट्रांसवर्स जो डायमेंशन है वो लंबाई की तुलना में बहुत कम है या लंबाई क्रॉस सेक्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। द कॉलम मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये कह रहा है कि ऑल ऑफ एबव। तो जितना चीज़ बोला गया वो सभी आपका एजम्पशन है आइलर कॉलम थियरी का, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 406 का, अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थियरी क्रिपलिंग लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम लेंथ यल हिंज एट बोथ इन। जब इसको प्रूव कराया जाता था तो आपका प्रूविंग होता है, तो इसमें कई कंडीशन आते हैं, जब दोनों सिरा हिंज हो, एक सिरा फिक्स हो, एक सिरा हिंज हो, बोथ सिरा फिक्स हो ना, एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा फ्री हो, अलग अलग आपका प्रूव करने के साथ आपका अलग अलग एक रिजल्ट आता है। और जो आइलर ने प्रूव किया बोथ इंड हिंज करके इन्होंने बनाया, और बोथ इंड हिंज में जब इन्होंने प्रूव किया तो पता चला ये हमारे पास दो लेंथ होता है, एक आपका लेंथ होता है इफेक्टिव लेंथ और एक होता है एक्चुअल लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ दोनों बराबर होता है। इन्होंने जब प्रूव किया क्रिपलिंग लोड का मान तो आया पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर, और एल ई स्क्वायर को जब इन्होंने मतलब हिंज में रखा तो जितना आपका एल ई होता है उतना ही यल होता है, तो इन्होंने जब किया तो पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। तो क्रिपलिंग लोड का मान जब दोनों सिरा हिंज हो तो आपका जो आंसर होगा वो पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। ये चीज़ एकदम रिजल्ट के रूप में आप याद रखिएगा। यदि आपको ये वैल्यू याद है तभी इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन कर पाएंगे, जैसे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन में हमने बताया था कि बहुत सारे रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, उस रिजल्ट के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे ईएस और गेट के लिए भी बनता है। तो आप समझ गए होंगे, दोनों सिरा हिंज हैं तो पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर एल ई अपान एल होता है। हालांकि कंडीशन हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, या थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अभी, यहीं पर थोड़ा सा आपको हल्का सा ब्रेक कर देते हैं। जब दोनों सिरा हिंज हो, जब दोनों सिरा क्या हो, हिंज हो, और इस केस में एल ई अपान एल होता है। जब दोनों सिरा फिक्स हो, जब दोनों सिरा क्या हो, फिक्स हो, और उस केस में आपका होता है एल ई इज इक्वल टू एल बाई टू। याद रखिएगा इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एल बाई टू। जब एक सिरा आपका फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो, एल ई बराबर होता है 2l। जब एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा आपका हिंज हो तो एल ई इज इक्वल टू एल बाई रूट ऑफ 2 होता है। फिर सुन लेंगे, दोनों सिरा हिंज हो, बोथ हिंज एल ई बराबर एल, बोथ फिक्स एल इज इक्वल टू एल बाई टू, एक फिक्स एक फ्री एल इज इक्वल टू 2l, एक फिक्स दूसरा हिंज एल ई बराबर एल बाई रूट ऑफ 2। इतना चीज़ आप याद कर लीजिएगा, आगे नीचे क्वेश्चन इसी पर हैं। साथ में अब बताइए आपका जो क्रिपलिंग फार्मूला निकाला जाता है पाई स्क्वायर ई आई अपान एल आई स्क्वायर, आप निकाल सकते हैं कि नहीं, सभी के लिए निकाल सकते हैं। जब दोनों सिरा हिंज हो तो पी आर की वैल्यू क्या होगा, जब दोनों सिरा फिक्स हो तो पी आर की वैल्यू क्या होगा, वहाँ से एल बाई 2 रख देंगे। जब दोनों एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा फ्री हो तब आप एल ई की वैल्यू रख देंगे 2l, वहाँ आंसर आ जाएगा। जब एक सिरा आपका फिक्स हो दूसरा सिरा हिंज हो तब आप पाई स्क्वायर ई आई अपान एल ई स्क्वायर रखेंगे, एल बाई रूट ऑफ 2 की वैल्यू, वहाँ से आपका क्रिपलिंग लोड निकल जाएगा। तो इतनी आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाएंगे। और इसमें ध्यान दीजिए, जब भी आप एसएससी जेईई या यूपी लेवल की कोई भी यूपी आर्विनल है चाहे एसएससी जेईई हो,
तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये आइलर फार्मूला बेस पर हैं। यदि इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं तो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर मतलब 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, और ये पुटअप जो क्वेश्चन होता है वो यही आइलर फार्मूला से ही होता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसका आंसर हम लोग टिक कर देते हैं। 406 का आइलर फार्मूला पाई स्क्वायर जब दोनों सिरा हिंज हो फॉर ए कॉलम लेंथ एल हिंज एट बोथ हिंड, तो जाहिर सी बात है एल ई बराबर एल होता है पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। हम इतना ज़्यादा टाइम फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका प्रयास कर रहे हैं कि रिवाइज हो जाए, आंसर सिर्फ टिक नहीं लगाया जा रहा, हम प्रयास कर रहे हैं आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए, आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। बाकी आंसर तो आप पलट के किताब के बगल वाला भी देख करके आप आंसर लगाते रहे होंगे या लगाते थे। आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो, मतलब ये यूनिट ए वीडियो देखने के बाद आपका एटलीस्ट कॉलम तैयार हो जाए, ये हम गारंटी रखते हैं। 407 अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थियरी, अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थियरी द क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ लॉन्ग, या ऐसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थ्योरी द क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम लेंथ एल फिक्स एट बोथ एंड, देख रहे हैं ना फिक्स एट बोथ एंड। अब यहाँ पर हम लोग दोनों आपका फिक्स एट बोथ एंड एल ई बराबर L/2 लिख लिए। क्रिपलिंग लोड फॉर ए सिमिलर कॉलम हिंज एट बोथ एंड, हिंज एट बोथ एंड, तो जाहिर सी बात है PCR की वैल्यू आप जानते हैं पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, एल ई बराबर एल, या इसके लिए क्या हो जाएगा PCR पाई स्क्वायर ई आई अपान L/2 का स्क्वायर, तो L/2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए क्या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यदि इसको 2 माने हैं तो यहाँ PCR1 लिख सकते हैं, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थियरी crippling load for column length both end is fixed is 4 times, यहाँ 4 टाइम्स हम लोग का आया है। द क्रिपलिंग लोड फॉर सिमिलर कॉलम हिंज एट बोथ हिंज, तो जाहिर सी बात है आंसर जो होगा वो 4 टाइम्स होगा। यहाँ पर हम लोग फिर से आंसर करेक्ट करते हैं, 4 टाइम्स होगा। तो आगे क्वेश्चन 408 है। अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थियरी द क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ एल विथ 1 एंड फिक्स, इसको बना देते हैं, 1 एंड इसका फिक्स है, अदर आपका फ्री है, एल ई बराबर कितना हो जाएगा 2L, और इसके लिए हम निकाल लेते हैं PCR1 या जो भी पाई स्क्वायर ई आई अपान 2L का हो जाएगा 4L स्क्वायर। फिर कह रहा है डॉट डॉट द क्रिपलिंग लोड फॉर ए सिमिलर कॉलम हिंज एट बोथ हिंज, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू तो आप पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, चूँकि एल ई बराबर एल होता है। तो आप बताइए ये आपका PR1 है, ये PR2 है, इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं PCR2, तो PCR1 बराबर 1/4 PCR2, PCR1 बराबर 1/4 PCR2। अब क्या होगा, ये PCR1 का मान कम है कि ज़्यादा है, घट जा रहा है कि नहीं घट जा रहा है, घट जा रहा है, मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्रिपलिंग लोड किसका ज़्यादा है, तो कहेंगे जब दोनों सिरा हिंज हो, जब दोनों सिरा क्या हो हिंज हो, और उसके लिए क्रिपलिंग लोड 4 टाइम्स है, किसके लिए, जब एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा फ्री हो। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, कह रहा लेस देन द क्रिपलिंग लोड फॉर ए सिमिलर कॉलम हिंज, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी सही है, ठीक है ना। तो क्रिपलिंग लोड किसके लिए लेस है, तो कहेंगे जब एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा फ्री हो, तो उस कारण से निकाला गया क्रिपलिंग लोड का मान कम है, जब दोनों सिरा हिंज हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा आ जा रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है देख रहे हैं ना, 4 के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 409 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 409 है अकॉर्डिंग टू आइलर कॉलम थियरी द क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ एल विथ 1 एंड फिक्स अदर एंड हिंज। अब बताइए एक सिरा फिक्स दूसरा सिरा हिंज, अब एल ई बराबर L/√2 पाई CR बराबर पाई स्क्वायर ई आई अपान L/√2 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। देखिए सर्च करिए 2 पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, बड़े ध्यान से आप इसको देखेंगे, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब देखिए आगे क्वेश्चन 410 है। क्वेश्चन नंबर 410 है, अकॉर्डिंग टू आइलर फार्मूला थियरी द क्रिपनिंग लोड फॉर ए कॉलम आपका दिया है पाई स्क्वायर EI अपान CL स्क्वायर। इन दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ C फॉर ए कॉलम बोथ एंड ऑफ हिंज। तो जब P बराबर पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर ही होता है और L के जस्ट बगल में 1 है, L के जस्ट बगल में C है, तो जाहिर सी बात है C बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर आपका C। सिमिलरली इन ए आइलर फार्मूला द वैल्यू ऑफ C कॉलम वन एंड फिक्स अदर एंड इज हिंज, वन एंड इज फिक्स अदर एंड इज हिंज, देख रहे हैं ना, वही वाला सेम टू सेम आपका हिंज है। LE बराबर आप जानते हैं L/√2 आप निकाल लीजिए PCR पाई स्क्वायर EI अपान L/√2 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर और ऊपर हम लोग रख दे 2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर। और इसको 2 को यहाँ हटा करके यहाँ 1/2 कर दे, तो बताइए L के जस्ट बगल में कितना है 1/2, C के L स्क्वायर के बगल में कितना है C, तो C बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा। और आंसर देखिए 1/2 कहीं होगा तो उसी को आंसर सही कर लेंगे 1/2। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 411 411 इन ए आइलर फार्मूला द वैल्यू ऑफ C फॉर ए कॉलम विच वन इंड इज फिक्स एंड अदर इंड इज हिंज इज 1/2। करा आइलर फार्मूला इन आइलर फार्मूला द वैल्यू ऑफ C फॉर कॉलम इज वन इंड इज फिक्स एंड अदर इंड इज हिंज। एक सिरा आपका फिक्स है और दूसरा सिरा आपका हिंज है, तो 1/2 आता है, क्या यह सही है? तो अभी अभी तो हम लोग निकाला गया है, तो अब देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ C कह रहा है कि वन इंड फिक्स अदर इंडिज फ्री दिया है, सॉरी अदर इंडिज क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का दिया है, तो 1/2 दिया है, यानी जाहिर सी बात है इस बार तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि इसी का आंसर कि जब एक सिरा आपका फिक्स है दूसरा सिरा आपका क्या है हिंज है, तो C का मान 1/2 होगा, तो बोला गया है सही है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 412 इन ए आइलर फार्मूला द वैल्यू ऑफ C फॉर कॉलम इन बोथ इंड इज फिक्स इज 4। देखिए क्या होता है बोथ इंड इज फिक्स, अब बताइए आपसे पाई स्क्वायर EI अपान LE स्क्वायर, बोथ इंड इज फिक्स और फिक्स की जगह LE बराबर L/2 रखते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर EI अपान L स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं पाई स्क्वायर EI अपान 1/4 इंटू L स्क्वायर, और पहले वाले में इसके जगह क्या है C है, तो C बराबर कितना हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा 1/4 के टर्म्स में हो जाएगा, तो C बराबर 1/4 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर, क्या यह एग्री है या डिसएग्री है, तो बताइए क्या ये एग्री हैं और डिसएग्री हैं, तो 4 हो जाएगा, तो कहेंगे डिसएग्री, तो डिसएग्री कहाँ है, ये आपका डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन आइलर फार्मूला द वैल्यू ऑफ C फॉर ए कॉलम विथ वन इंड फिक्स एंड अदर इंड इज फ्री, द वैल्यू ऑफ इन द आइलर फार्मूला द वैल्यू ऑफ C कॉलम वन इंड फिक्स अदर इंड फ्री LE बराबर 2L। तो C का मान पूछा गया है, तो पाई स्क्वायर EI अपान LE स्क्वायर यानी 4L स्क्वायर, तो C के जगह तो 4 आपका आया है, तो एक सिरा आपका फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है, और उस केस में आप LE बराबर 2L रखेंगे और आंसर जो हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपान 4L स्क्वायर और C बराबर हो जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा C बराबर 4, तो देखिए 4 कहीं होगा और ये आंसर है 4। तो आगे क्वेश्चन 414 है 414 है, ए कॉलम ऑफ लेंथ L विथ बोथ इंड फिक्स मे बी कंसीडर, बोथ इंड फिक्स मे बी कंसीडर
एज इक्विवेलेंट टू कॉलम लेंथ विथ बोथ इंड हिंज, दोनों सिरा क्या हो, हिंज हो। तो जाहिर सी बात है दोनों सिरा फिक्स हो, एल इज इक्वल टू एल बाई टू, और इसकी वैल्यू आपका जो होता है दोनों सिरा हिंज है, एल ई बराबर एल। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है किसके बराबर हो जाएगा, एल बाई टू के। आंसर जो होगा एल बाई टू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 415 कराएं, ए कॉलम ऑफ लेंथ एल बोथ इंड फिक्स, फिर है बोथ इंड फिक्स है, कंसीडर इक्विवेलेंट ऑफ टू कॉलम लेंथ विथ वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, एक सिरा फिक्स दूसरा सिरा फ्री। एल ई बराबर कितना होता है 2l, और इसके लिए एल ई इज इक्वल टू कितना होता है एल बाई टू। तो जाहिर सी बात है इस कितने बराबर हो जाएगा, एल बाई फोर के बराबर हो जाएगा, यानी अब आंसर जो होगा एल बाई फोर होगा आंसर। चूंकि ये हमारा एल ई बराबर कितना होता है 2l, और इसका एल इज इक्वल टू कितना होता है एल बाई टू। तो कह रहा है कितना इक्विवेलेंट होगा, एल बाई फोर के। आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका एल बाई फोर, और ऊपर वाला जो आया था वो एल बाई टू आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 416, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए गिवन कॉलम विथ गिवन इंड कंडीशन is the length of an equivalent column of the same material and same cross section with hinge end and having the value of crippling load equal to that of given column. Correct the equivalent length of given column with given end condition, किसी दिए गए इंड कंडीशन के लिए इज द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ द कॉलम ऑफ सेम मटेरियल, जिसमें मटेरियल समान मटेरियल का बना हो, एंड क्रॉस सेक्शन समान क्रॉस सेक्शन विथ हिंज एंड, दोनों सिरा हिंज हो, हैविंग द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड इक्वल दैट ऑफ गिवन कॉलम। सही है। क्वेश्चन नंबर जो ये 460 है जो दिया गया, जो कंडीशन है वो सही है कि भाई दोनों कॉलम का है जो क्रिपलिंग लोड एक तरीके से इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 417 देखिएगा, एक बकलिंग लोड फॉर गिवन कॉलम डिपेंड अपॉन द, बकलिंग लोड जो होता है किस किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं बकलिंग क्रिपलिंग लोड क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर होता है। अब बताइए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम, आई बराबर होता है ए के स्क्वायर ना, तो जाहिर सी बात है आई प्रोपोर्शनल टू ए, ये सब आपका आई पर डिपेंड करता है। लेंथ एंड लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द कॉलम, के की वैल्यू डिपेंड करता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द एबव, यानी आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 418, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ एल ऑफ कॉलम बोथ इंड इज हिंज इज सेम। जब दोनों सिरा हिंज हो तो एल ई और एल का मान दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। आंसर जो होगा वो एस होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ फॉर ए कॉलम बोथ इंड फिक्स, जब दोनों सिरा फिक्स हो आपका आंसर जो होगा वो एल बाई टू का होगा, चूँकि हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं। द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ एल कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर आपका हिंज है। तो जब एक सिरा फिक्स हो दूसरा सिरा हिंज हो तो आंसर जो आपका एल बराबर एल बाई टू होता है, एल ई बराबर एल बाई अंडर रूट टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 421 क्वेश्चन। 421 क्वेश्चन करा, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ इज टेकन टू हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ, half of the actual length of the column with one end is fixed and other end is free। नहीं, disagree है, one end is fixed other free होता है एल ई बराबर 2l, न कि आपका ये, यानी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 422 दिया है 422, ए वर्टिकल कॉलम हैज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख रहे हैं ना, हमने ये डिस्कस भी किया था, आई एक्स एक्स है और आई वाई वाई है। द कॉलम विल टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, करा एक्सिस ऑफ द लोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द लोड, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस समय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन दिया था, तो कभी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन दे सकता है आई बराबर ए के स्क्वायर के फॉर्म में, और कभी आपका इसके फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही होगा। क्वेश्चन नंबर 422 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 423 दिया है, द सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द कॉलम टू रेडियस ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। आंसर बी है आपका द लेंथ ऑफ द कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन
और दिया है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन टू एरिया और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन टू लेंथ। तो लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ये आपका होता है लैम्डा और इसी को बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। ये किस पे डिपेंड करता है, मे बी इस पे भी आपका क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 400, यानी आंसर कौन सा 423 का आंसर जो होता है वो आपका लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है। हमने इसका टिक लगा देते हैं, लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 424 जो आंसर है, अरे सॉरी क्वेश्चन 424 है। द कॉलम वोज द सिलेंडर्स रेशियो इज लेस देन 18 आज नोन एज द शॉर्ट कॉलम। यदि उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग कॉलम बोल सकते हैं, एक इंटरमीडिएट कॉलम बोलेंगे। In order to know the whether a column is long or short, we must know at the slenderness ratio। तो स्लेंडरनेस रेशियो बताता है कि शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम, जाहिर सी बात है ये सही है। क्वेश्चन नंबर ए कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ। तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ कब होता है, जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे लेंथ, इक्वल लेंथ बराबर 2l होता है। एक एल ई बराबर होता है l/2, एल ई बराबर एल ई बराबर l/√2। तो इतने में से किसको ज़्यादा है, एल ई बराबर 2l। कब होता है, जब एक सिरा आपका फिक्स हो दूसरा सिरा फ्री हो। तो अब इसको पढ़िए क्या है ध्यान से। ए कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ बोथ एंड हिंज, वन एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 427, आइलर फार्मूला होल्ड गुड ओनली। आइलर फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग वीक कॉलम। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 428 कह रहा है कि 428 का, एक कॉलम इज सेट टू बी शॉर्ट कॉलम, इट लेंथ इज वेरी स्मॉल, इट्स क्रॉस सेक्शन इज एरिया स्मॉल, द रेशियो ऑफ लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन इज लेस देन 80, द रेशियो ऑफ लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ मोर देन 18। जाहिर सी बात है ये ही हमारा स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा है। यदि इसका मान 80 से कम है तो जाहिर सी बात है ये शॉर्ट कॉलम होगा और इसकी वैल्यू जो सी का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 429 है, और इफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज 100 देन इट इज सेड टू बी लॉन्ग कॉलम। ये लॉन्ग कॉलम होगा क्योंकि 80 से 100 के बीच में बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट है। द रैंकाइन फार्मूला जब प्रूव करते हैं रैंकाइन फार्मूला को, तो आपका जो आंसर आता है ये एक रिजल्ट होता है। जैसे कभी रैंकाइन फार्मूला PR इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/P, ये आपका क्रिपलिंग लोड है जो आइलर फार्मूला से, ये आपका क्रशिंग लोड है, ये आपका रैंकाइन लोड है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आता है यही सिग्मा C/1 प्लस ALE/K का होल स्क्वायर, जहाँ सिग्मा C क्रशिंग स्ट्रेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रैंकाइन कांस्टेंट आदि आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 431 है, रैंकाइन कांस्टेंट फॉर ए माइल्ड स्टील कॉलम विथ बोथ एंड हिंज। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो माइल्ड स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, रॉट आयरन के लिए, वुड के लिए, कुछ ऐसे अधिकतर हाईलाइटेड मटेरियल के लिए पुट अप हो सकता है। रैंकाइन कांस्टेंट जो आप अभी जो ऊपर एक कांस्टेंट दिखा रहे थे वही। तो हम एक काम करते हैं कि जितना ए कम एटलीस्ट आपका ऑप्शन में दिया है उन सभी को हम डिस्क्रिप्ट कर देते हैं कि ये ऑप्शन ए किसके लिए मटेरियल के लिए होता है, ऑप्शन बी कौन से मटेरियल के लिए, ऑप्शन सी किसके लिए और ऑप्शन डी किसके लिए। तो आप खुद 431 का आंसर करेक्ट कर लेंगे। देखिए 1/750 जो होता है वो वुड के लिए होता है, किसके लिए होता है, वुड के लिए। और 1/1600 होता है जो कास्ट आयरन के लिए, और 1/7500 होता है जो माइल्ड स्टील के लिए, और ये जो होता है आपका रॉट आयरन। तो आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है, माइल्ड स्टील। का आंसर कौन सा करेक्ट करेंगे, 1/7500। तो ये सब चीज़ याद कर लीजिएगा। सपोज आपका अभी RS कुर्मी सॉल्व कर रहे हैं, 7500 आ रहा है। हमने बताया था कि इससे इर्द गिर्द और भी आपका कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो यही ऐसे क्वेश्चन है, सपोज कि आपका SSC JEE में आपसे पूछ दिया कि कास्ट आयरन का रैंकाइन कांस्टेंट, तो आप कहे यार तो हम लोग सॉल्व किए हैं, रिवाइज तो किया RS कुर्मी में, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फायदा कब होगा, जब आपको रिवीजन करने वाला मटेरियल अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम ये प्रयास करेंगे, एक ही यूनिट तो लेकर आते हैं एक वीडियो में, बट आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आप वीडियो को बस अच्छे से कंप्लीट देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 332 का 432 का आंसर क्या होगा।
तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 432। द रैंकाइन फार्मूला होल्ड गुड फॉर, देखिए किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग वीक, एक्चुअली में इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। तो जाहिर सी बात है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 433। इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट इन प्रीफर्ड, किसके लिए ये प्रीफर्ड करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रीफर्ड हम सॉलिड के लिए करते हैं, यानी आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सॉलिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 434 देखेंगे। ए मेसनरी ड्रैम में फेल ड्यू टू, जाहिर सी बात है ये जो क्वेश्चन है आपका अलग टॉपिक से है, ये आपका कॉलम और स्टड से नहीं है। तो आगे वाला जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम कॉलम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और उस पर हम आरएस क्वेरी को सॉल्व किए हैं और अपने अकॉर्डिंग आंसर दिए हैं। आप यदि आंसर से हमारी सेटिस्फाई नहीं है तो जाहिर सी बात है कमेंट कर सकते हैं कि ये सर ये इसका नहीं इसका होना चाहिए, तो उसको हम देखेंगे। तो आप कंप्लीट पहले क्या करिए, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए किसी टेक्स्ट बुक से या कहीं से और फार्मूला बेस, उसके बाद आप आ जाइए वीडियो में और आराम से हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप और लोग को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।